हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। और मैं आपकी टीचर गुलफ्शा। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी और शायद फिनिश भी कर ली होगी। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप सेमेस्टर 6 में हैं और आपके पास हिंदी है। और ये जो हमारी हिंदी की बुक है इसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। इस बुक का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, यानी प्रीवियस ईयर में जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसको हम सॉल्व कर रहे थे। वन वीडियो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ और ये आज की हमारी दूसरी पार्ट होने वाली है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से उसे कवर कर लीजिए एंड देन पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको वही सॉल्व करवा रही हूँ और विद आंसर करवा रही हूँ। ऐसे नहीं है सिर्फ क्वेश्चन करवा रही हूँ, नहीं, मैं आंसर के साथ आपको सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो पाए और आपको पता चल पाए कि किस तरह से क्वेश्चन लिखे जाएंगे। और वैसे भी सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो पूरी वीडियो को देखना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलिए फिर पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की। जैसा कि आप सभी को पता है हमने पिछली वीडियो में फोर्थ जो क्वेश्चन थे वहां तक कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमांस प्रधान फिल्में और भारतीय समाज पर अपने विचार लिखिए। यानी रोमांस प्रधान जो फिल्में होती हैं, जो रोमांटिक फिल्में होती हैं, उनके बारे में आपको बताना है और इनका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे रोमांस प्रधान फिल्में और भारतीय समाज दोनों को किस तरह से रिलेट करके देख सकते हैं या फिर आप इसके परिचय कैसे लिख सकते हैं, ये आपका परिचय होगा। ठीक है, हिंदी सिनेमा में रोमांस प्रधान फिल्मों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन फिल्मों ने न केवल मनोरंजन का साधन प्रदान किया है बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला है। आइए इस विषय पर विस्तार से विचार करें और देखें कि रोमांस प्रधान फिल्मों ने भारतीय समाज को किस तरह से प्रभावित किया है। यानी हम ये कह सकते हैं भारतीय हिंदी फिल्मों में जो रोमांस प्रधान फिल्में होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारे मनोरंजन है और जो मनोरंजन के साथ साथ जो भारतीय समाज है उस पर भी गहरा प्रभाव डाला है। भारतीय समाज की संस्कृति पर, समाज पर गहरा प्रभाव हम देख सकते हैं। और ये बात हम किस तरह से कह सकते हैं, किस वजह से कह रहे हैं, अब हम उस वजह को देखते हैं। अब हम इन बातों को देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं प्रेम की परिभाषा और समाज। यानी जो रोमांटिक फिल्में होती हैं और उन्हीं की वजह से जो युवा हैं उनमें प्रेम की जो परिभाषा है वो बदली है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। रोमांस प्रधान फिल्मों ने प्रेम की परिभाषा को समाज में नई दृष्टि से प्रस्तुत किया। यानी इन फिल्मों ने ही जो प्रेम है उसकी जो परिभाषा है उसको बदल दिया, नई दृष्टि दी कि हम प्रेम को इस तरह से भी देख सकते हैं। इन फिल्मों ने प्रेम को एक उच्चतम भावना के रूप में दर्शाया है जो सभी सामाजिक और धार्मिक बाधाओं को पार कर सकती है। यानी ये जो फिल्में हैं इन्होंने प्रेम को एक उच्चतम जो भावना होती है, जो सबसे प्रिय भावना होती है, सबसे अच्छी और सबसे ऊपर वाली भावना होती है, उसके रूप में प्रस्तुत किया है। और जो समाज की जो बाधाएं होती हैं, चाहे वो धार्मिक बाधाएं हो या सामाजिक बाधाएं हो, उन सभी को तोड़कर जो प्रेम भावना है वो ऊपर निकल जाती है। इस बारे में या फिर इसे परिभाषित करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो समाज में भावना बनी है वो इस तरह से बनाई है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं इसके, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो हमारी 1995 में आई थी। इस फिल्म ने प्रेम का एक पवित्र और शक्तिशाली भावना के रूप में प्रस्तुत किया। यानी इस फिल्म में हम प्रेम को एक पवित्र और शक्तिशाली भावना के रूप में देख सकते हैं जिसने भारतीय युवाओं को अपने प्रेम का इजहार करने का साहस दिया। राज और सिमरन की कहानी ने यह दिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यानी इस मूवी की बाद हम ये कह सकते हैं जो युवा लोग होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, उनमें जो प्रेम का जो इजहार करने की भावना होती है वो पैदा होने लगी कि हाँ, अगर हम अपने प्रेम का इजहार करते हैं तो हो सकता है वो हमें मिल जाए। तो इसने प्रेम, जो युवा व्यक्ति होते हैं उनमें प्रेम के इजहार को बढ़ा दिया और किस तरह से एक सच्चे प्यार को पाया जा सकता है ये बताया। और जो समाज की बाधाएं होती हैं ये दिखाया कि अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो समाज की जो बाधाएं हैं वो भी कम हो जाती हैं। यानी हम समाज की बाधाओं को रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समाज में परिवर्तन। रोमांस प्रधान फिल्मों ने भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रेरित किया। इन फिल्मों ने युवा पीढ़ी को प्रेम और विवाह के मामलों में स्वतंत्रता और साहस प्रदान किया। यानी अब हम समाज में नए नए परिवर्तन भी देख पा रहे थे। किस तरह से, देखिए, जो पहले के समाज था उसमें किसी भी व्यक्ति की शादी होनी थी या
प्रेम नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं थी, बहुत कम लोगों में ही प्रेम होता था। अगर कोई विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, तो बस उसके पेरेंट्स जाते थे, देखा कि हाँ लड़की लड़का ठीक है शादी कर दी। वो लोग देखते भी नहीं थे एटलीस्ट एक दूसरे को। लेकिन अब पहले ही देख लेते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं कि हाँ हमें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो चीज़ें बता पाते हैं। तो वो जो प्रेम था और जो विवाह वगैरह था, उसमें थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल गई लोगों को। अब वो स्वतंत्र रूप से अपने जो पार्टनर होता है, अपना जो साथी होता है, उसको चुन पाते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म ने परिवार और प्रेम के बीच संतुलन स्थापित करने का संदेश दिया। यानी ये जो हमारी फिल्म थी कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म ने जो परिवार और प्रेम होता है उसके बीच किस तरह से संतुलन बनाया जाए ये दिखाया। राहुल और अंजलि की प्रेम कहानी ने यह दिखाया कि पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखते हुए प्रेम को अपनाया जा सकता है। और जो राहुल और अंजलि यानी इन दोनों के किरदार ने ये दिखाया कि किस तरह से हम प्रेम के साथ साथ जो हमारी पारिवारिक मूल्य होते हैं उनको भी बनाए रख सकते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आप लिख सकते हैं वो है सामाजिक मुद्दों का प्रतिबिंब। अब किस तरह से सामाजिक मुद्दों का प्रतिबिंब है ये? रोमांस प्रधान फिल्मों ने समाज में व्यापक विभिन्न मुद्दों को भी उजागर किया है। यह फिल्म सामाजिक असमानताओं, जातिगत भेदभाव और धार्मिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी जो प्रेम संबंधित फिल्में होती हैं, प्रेम प्रधान फिल्में होती हैं, वो समाज को उजागर करने का भी कार्य करती हैं, क्योंकि समाज में जो असमानता है, जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव है, इनको उजागर करने का भी कार्य करती है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर दो कास्ट के लोग हैं और उनमें प्रेम हो जाए तो वो किस तरह से क्या क्या समस्याओं को देखते हैं, क्या क्या समस्याएं उनके सामने आती और जो समस्याएं उन्हें देखने को मिलती हैं, अगर जाति में भेदभाव हो या फिर और अन्य धार्मिक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी भी प्रेम या प्रेमिका को भेदभाव या समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उन सारी समस्याओं, उन सारे भेदभाव को इन्होंने उजागर किया। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं बाबी, जो कि आई थी 1973 में। इस फिल्म ने आर्थिक और सामाजिक स्तर पर असमानता के मुद्दों को उठाया। राज और बाबी की प्रेम कहानी ने यह दिखाया कि सच्चा प्रेम सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार कर सकता है। और ये जो फिल्म थी इसमें सामाजिक और जो आर्थिक मुद्दे हैं उनको उठाया और इन दोनों की प्रेम कथा ने ये बताया कि अगर प्रेम सच्चा हो तो सामाजिक और जो आर्थिक मुद्दे होते हैं या आर्थिक समस्याएं होती हैं उनको भी पार किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ये जो फिल्में हैं वो युवाओं में ज़्यादा तेज़ी से फैली और ज़्यादा फॉलो की जाने वाली हैं। ठीक है, अब आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं महिलाओं की स्थिति। रोमांस प्रधान फिल्मों ने महिलाओं की स्थिति को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इन फिल्मों ने महिलाओं की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और अपने प्रेम के प्रति साहसी रूप से प्रस्तुत किया। यानी ये जो रोमांस प्रधान फिल्में हैं इन्होंने जो महिलाओं की स्थिति है उसको भी सुधारने और सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति है उसे स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति दिखाने और प्रेम में महिलाओं को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं की जो स्थिति है उसमें भी सुधार देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं क्वीन, जो कि 2014 में बनी थी। इस फिल्म ने रानी की कहानी को दर्शाया जो अपनी असफल विवाह के बाद आत्मनिर्भर बनने की यात्रा पर निकलती है। इस फिल्म ने महिलाओं को अपने जीवन में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित किया। यानी ये जो फिल्म थी इसने एक रानी की कहानी को दर्शाया कि किस तरह से जब उसका विवाह सफल नहीं रहता तो वो आत्मनिर्भर बनने निकलती है और किस तरह से उसने आत्मनिर्भर की पूरी यात्रा की और स्वतंत्रता की भावना पैदा की और उसे प्रेरित किया और उसे अपनाया और उसे बढ़ावा दिया। इस बारे में ये कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। रोमांस प्रधान फिल्मों ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया है। इन फिल्मों ने भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक मूल्यों को विश्व भर में लोकप्रिय बनाया है। यानी जो हमारी सांस्कृतिक प्रभाव है उसने पूरे विश्व भर में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रीति रिवाज हैं उनको दिखाया है पूरे विश्व भर में। क्योंकि जो हमारे समाज है उसमें जो रीति रिवाज हैं वही तो फिल्मों में दिखाए जाते थे और वही अब वैश्विक स्तर पर भी देखे जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप इसमें लिख सकते हैं स्लिम डॉग मिलीनियर, जो कि 2008 में बनी थी। इस फिल्म ने भारतीय संस्कृति और समाज को वैश्विक मंच प्रस्तुत किया। फिल्म की प्रेम कहानी ने दर्शकों को भारतीय समाज की जटिलताओं और सुंदरता से प्रेरित किया। यानी ये जो फिल्म थी इसने भारतीय संस्कृति को और जो भारतीय समाज है उसको वैश्विक स्तर पर लेकर गया और
इसने भारतीय समाज की जो जटिलता और समस्याएं हैं उनको सामने लाया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसका निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं। रोमांस प्रधान फिल्मों ने भारतीय समाज पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला है। इन फिल्मों ने न केवल प्रेम की परिभाषा को नया आयाम दिया है बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी लाए हैं। यानी हम कह सकते हैं वो भारतीय जो रोमांस प्रधान फिल्में हैं, जो भारत में रोमांस प्रधान फिल्में हैं, उन्होंने भारत की जो गहराई है, भारत के समाज को बहुत गहरी तरीके से प्रभावित किया है और इन्होंने समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी लाए हैं। इन्होंने सामाजिक मुद्दों को उजागर किया, महिलाओं की स्थितियों को सुदृढ़ किया और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया। यानी इन्होंने जो भारत की स्थिति है उसको सुधारने में और भारत की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर लाने में मदद की। हिंदी सिनेमा में रोमांस प्रधान फिल्मों का यह प्रभाव आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा और समाज को नई दिशा देने का कार्य करेगा और ये आगे भी चलकर ऐसे ही कार्य करेगा और जो समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करेगा और जो भेदभाव है उनको दूर करेगा और समाज में एक नई दिशा लाने का कार्य करेगा। आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल्म मुग़ल-ए-आज़म की समीक्षा कीजिए। यानी मुग़ल-ए-आज़म की आपको समीक्षा करनी है, उसके बारे में डिटेल में बताना है। चलिए देख लेते हैं। मुग़ल-ए-आज़म भारतीय सिनेमा की एक उत्कृष्ट कृति है जो कि 1960 में रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशक के आसिफ ने किया। यह फिल्म अपनी समय की सबसे महंगी और भव्य फिल्मों में से एक मानी जाती है। यानी हम कह सकते हैं मुग़ल-ए-आज़म जो है वो भारतीय सिनेमा की एक बहुत अच्छी कृति है, बहुत अच्छी फिल्म है जो कि 1960 में रिलीज हुई थी और इसके निर्देशक जो थे वो के आसिफ थे और ये जो है ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और भव्य फिल्मों में से एक है। मुग़ल-ए-आज़म ने केवल अपनी कहानी और भावन्य के लिए बल्कि अपनी भाव्यता और तकनीकी उत्कृष्टताओं के लिए भी जानी जाती है। आइए इस फिल्म की समीक्षा पर विस्तार से विचार करें। अब हम इसकी समीक्षा कर लेते हैं सही से कि मुग़ल-ए-आज़म क्या थी, किस तरह से हम इसे देख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कहानी। अब इसकी हेडिंग बाय हेडिंग ही लिखना, ऐसा नहीं है पैराग्राफ लिख दो, हेडिंग के साथ ही लिखना। ठीक है, पहला आप लिखेंगे कहानी। कहानी में क्या लिखेंगे? फिल्म मुग़ल-ए-आज़म एक ऐतिहासिक प्रेम कथा पर आधारित है। यह कहानी मुग़ल सम्राट अकबर, पृथ्वीराज कपूर और उनके बेटे सलीम दिलीप कुमार के बीच के संघर्ष की है। यानी ये जो कहानी है ये एक प्रेम कथा है जो कि और संघर्ष की कथा है जो कि मुग़ल सम्राट अकबर और उनके बेटे सलीम के बीच थी। और जो मुग़ल सम्राट था उनके जो रोल निभाया है वो पृथ्वीराज कपूर ने निभाया और जो सलीम का रोल निभाया था इस फिल्म में वो दिलीप कुमार ने निभाया था। सलीम एक सामान्य नृत्यांगना अनारकली मधुबाला से प्रेम करते हैं जो अकबर को स्वीकार नहीं था। फिल्म की कहानी प्रेम, त्याग और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें प्रेम और कर्तव्य के बीच की अद्वितीय को खूबसूरती से दिखाया है। यानी हम ये कह सकते हैं सलीम को अनारकली से प्रेम हो जाता है। जो अनारकली का रोल निभाया है वो मधुबाला जी ने निभाया है और जो अकबर होते हैं उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती और ये जो पूरी फिल्म है वो प्रेम, त्याग और संघर्ष के इर्द गिर्द हमें घूमती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे अभिनय। फिल्म में दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई है। तीनों की अभिनेताओं ने अपने अपने किरदारों को इतनी बखूबी से निभाया है कि वह आज भी इसने प्रेमियों के दिलों में बसा है। यानी हम ये कह सकते हैं दिलीप कुमार जी और मधुबाला जी और पृथ्वीराज कपूर जी तीनों ने ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इतनी खूबसूरती से दिखाया कि वो आज भी दिलों पर राज करती है। अब हम देखेंगे दिलीप कुमार जी ने इसे कैसे निभाया। सलीम के किरदार में दिलीप कुमार ने अपने अभिनय की गहराई को दिखाया है। उनका दर्द, प्रेम और विद्रोह दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है और जो दिलीप कुमार हैं उन्होंने सलीम का रोल निभाया था और बहुत अच्छे तरीके से निभाया था कि उनका दर्द, प्रेम, विद्रोह सभी जो भावना है वो दर्शकों के साथ जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मधुबाला जी का देख लेते हैं। अनारकली के रूप में मधुबाला की सुंदरता और अभिनय ने फिल्म को एक नया आयाम दिया है। इनका किरदार प्रेम और त्याग की मिसाल है। यानी जो मधुबाला जी ने अनारकली का रोल निभाया था उन्होंने ये दर्शाया कि जो अनारकली थी उनका प्रेम और जो त्याग था वो मिसाल लायक है। यानी बेमिसाल है, उनकी कोई भी मिसाल नहीं है। इतने अच्छे, इतनी खूबसूरती से उनका प्रेम था और जो त्याग था वो उससे ज़्यादा खूबसूरत था, इसीलिए ये फिल्म जो थी वो सुपर हिट गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे पृथ्वीराज कपूर।
अकबर के रूप में पृथ्वीराज कपूर ने अपनी दमदार अभिनय से फिल्म को एक ऐतिहासिक महाकाव्य बना दिया। उनकी संवाद अदायगी और व्यक्तित्व ने अकबर के चरित्र को जीवित कर दिया और जो पृथ्वीराज कपूर थे उन्होंने अकबर का जो रोल था वो बाखूबी निभाया। उनके रोल को देखकर ऐसा लगता था कि हाँ सच में अकबर जो हैं वो जीवित हो गए हैं और वो स्वयं आकर ये अल्फाज बोल रहे हैं जो दर्शकों के सामने रखे गए हैं। अब हम देखेंगे इसका निर्देशन। के आसिफ का निर्देशन मुगल-ए-आजम की आत्मा है। उन्होंने इस फिल्म को न केवल एक मनोरंजन फिल्म बनाया बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी। यानी के आसिफ जो हैं उन्होंने मुगल-ए-आजम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उसको एक मनोरंजन के साथ साथ एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी बनाया। उनकी दृष्टि और निर्देश की कुशलता ने फिल्म को भारतीय सिनेमा की धरोहर बना दिया है। फिल्म की भव्यता और विस्तार उनके दर्शकों को उत्कृष्टता को दर्शाती है। यानी फिल्म की जो भव्यता है वो उनके जो दर्शक हैं उनको बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट बनाती है, बहुत ज़्यादा उसे प्रेरित बनाती है कि हाँ हमें भी देखनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे संगीत कि किस तरह से इसमें संगीत का यूज़ किया गया है। फिल्म का संगीत भी उसकी सफलताओं का एक प्रमुख कारण है। यानी फिल्म जो सफल हुई है उसका एक कारण उसका संगीत भी है। नौशाद द्वारा संगीतबद्ध और शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए गीतों ने फिल्म को 4 चांद लगा दिए। प्यार किया तो डरना क्या, मोहे पनघट पे और तुम्हें याद करते करते जैसे गीत आज भी लोकप्रिय हैं। संगीत ने फिल्म की भावनाओं को और गहराई दी है। यानी देखिए ये आपने भी सुने होंगे कि प्यार किया तो डरना क्या, ये वाला सॉन्ग तो आपने भी सुना होगा। मोस्टली ये बजता ही रहता है, मैंने भी बहुत बार सुना है। ये 2 सॉन्ग मैंने थोड़े कम सुने हैं, अगर आपने सुने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ओके। और ये तो मोस्टली सुना ही होगा कि प्यार किया तो डरना क्या। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे तकनीकी उत्कृष्टता। मुगल-ए-आजम अपनी तकनीकी उत्कृष्टता के लिए भी जानी जाती है। फिल्म के सेट कस्टम और सिनेमेटोग्राफी ने इसे एक भावी दृश्यात्मक अनुभव बनाया है। फिल्म का एक सेट डिजाइन और पोशाकें उस युग की शान और व्यवस्था को बखूबी प्रस्तुत करती हैं। यानी जो फिल्म है उसका जो सेट है और उसकी जो पोशाक वगैरह है, उनके जो ज्वेलरी वगैरह है वो बखूबी उस टाइम के उस युग के बारे में बताती हैं, जो कि लोगों को और ज़्यादा प्रभावित करने का काम करती है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सेट डिज़ाइन। फिल्म के सेट विशेष रूप से शाही दरबार और महल के दृश्य अत्यंत भव्य और विस्तृत हैं। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में सेट डिज़ाइन के उत्तम मानकों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये जो फिल्म है ये इस सेट डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा बखूबी रूप से दिखाती है, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से वहाँ के महल जो था और जो वो सारी चीज़ें थी उनको दिखाया गया था। इसलिए बहुत ज़्यादा बखूबी तौर से हम कह सकते हैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया था। अब हम देखेंगे छायांकन किस तरह से, चलिए देखते हैं। छायांकन, फिल्म की छायांकन भी अत्यंत प्रभावशाली है। कैमरामैन राधु कर्माकर ने फिल्म के हर फ्रेम को एक चित्रकला की तरह प्रस्तुत किया है। फिल्म के ब्लैक एंड व्हाइट संस्करण से लेकर बाद के रंगीन संस्करण तक छायात्मक की गुणवत्ता ने इसे एक उत्कृष्ट कृति बनाया है। यानी हम इसका छायांकन बहुत खूबसूरती से देख सकते हैं। पहले शुरुआत में ब्लैक एंड व्हाइट होता है और बाद में जाके ये रंगीन हो जाता है, जो कि इसे और ज़्यादा उत्कृष्ट और ज़्यादा सुंदर बनाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। मुगल-ए-आजम एक भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। यह फिल्म न केवल एक मनोरंजन फिल्म है बल्कि यह प्रेम, त्याग और कर्तव्य के महत्व को भी दर्शाती है। यानी ये जो फिल्म है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इसने भारतीय समाज पर और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। और इसने केवल मनोरंजन ही प्रदान नहीं किया बल्कि इसने हमें बताया कि प्रेम क्या होता है, त्याग क्या होता है और कर्तव्य क्या होते हैं। तीनों चीज़ों को इस फिल्म में बहुत बाखूबी तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, फिल्म ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई और भारतीय फिल्म उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस फिल्म के बाद ही जो हमारी फिल्में हैं वो वैश्विक मंच तक जाने लगी, वैश्विक स्तर पर जाने लगी। तो हम कह सकते हैं इस फिल्म ने ही भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर ले जाने का एक जो योगदान था वो दिया, और उसके बाद में जो भारतीय फिल्मों में जो विकास हुआ वो इसी की देन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। मुगल-ए-आजम भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर है। यानी मुगल-ए-आजम जो है वो एक ऐसी कहानी है जो भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर है। यह फिल्म न केवल अपनी समय की सबसे
महंगी और भव्य फिल्मों में से एक थी, बल्कि यह भारतीय सिनेमा की धरोहर भी है। यानी ये जो है ये अपने टाइम की सबसे महंगी और सबसे भव्य फिल्म थी, सबसे अच्छी फिल्म थी और भारतीय सिनेमा की एक धरोहर के रूप में भी देखी जाती है। इसकी कहानी, अभिनय, निर्देश, संगीत और तकनीकी उत्कृष्टता ने इसे अमर बना दिया है। यानी हम ये कह सकते हैं इसकी कहानी ने, इसके अभिनेता ने और इसकी जो संगीत वगैरह है, तकनीक है, इसे एक अमर फिल्म बना दिया। यानी ये पूरे टाइम चलने वाली फिल्म है, इसका अंत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो इस फिल्म को पसंद करता है या फिर इसके गानों को सुना जाता है, गाया जाता है अभी भी, इसीलिए ये अमर फिल्म बन गई है। मुग़ल-ए-आज़म आज भी इसने प्रेमियों के दिलों में बसी हुई है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। यानी अब भी हम कह सकते हैं कि मुग़ल-ए-आज़म जो है वो प्रेमियों के लिए एक बहुत दिल को छू लेने वाली कहानी है और यह आगे जो पीढ़ी आएगी उसको भी प्रेरित करेगी प्रेम के लिए कि हाँ, अगर प्रेम हो तो सलीम और अनारकली जैसा हो और त्याग हो तो अनारकली और सलीम जैसा हो, ताकि जो युवा हैं उनमें प्रेम और जो त्याग है उसकी भावना को, सही वाली भावना को रखा जा सके। जो दुर्व्यवहार होता है या जो टाइम पास होता है वो ना हो, जो हो सच्चा प्रेम हो। और सच्चे प्रेम में किस तरह से त्याग को दिखाया जा सकता है, इस मूवी में बखूबी बहुत सुंदर तरीके से इस चीज़ को दिखाया है। आप भी अगर इस फिल्म को देखेंगे तो सच में आपको भी ये लगेगा कि कितनी सुंदरता से सारी चीज़ों को दिखाया है। सच बता रही हूँ, मैंने आज तक ये फिल्म नहीं देखी, पर अब मेरा मन कर रहा है कि हाँ, मैं इस फिल्म को देखूँ। हो सकता है मैं आपके एग्ज़ाम के बाद भी देखूँ और आप भी ज़रूर देखना, ठीक है? काफ़ी अच्छी फिल्म है ये, मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ, काफ़ी अच्छी है। तो एग्ज़ाम के बाद आप भी देखना और मुझे बताना आपने देखी है या नहीं, ओके? और मुझे देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखी है, पर इसकी कहानी को देखकर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि हाँ, मुझे देख लेनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, सजेस्ट करना कि मुझे देखनी चाहिए या नहीं चाहिए, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी सिनेमा में तकनीक की संभावनाओं और चुनौतियों पर विचार कीजिए। यानी हिंदी सिनेमा में जो तकनीक और संभावनाओं के साथ हमारी चुनौतियां आती हैं उन पर आपको विचार करना है। चलिए देख लेते हैं। हिंदी सिनेमा, जिसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और मनोरंजन का एक प्रमुख अंग है। यानी देखिए, बहुत सारे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे नहीं पता आप हो या नहीं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं हिंदी सिनेमा और बॉलीवुड में, ये दोनों ही एक हैं, ओके? हिंदी सिनेमा को ही बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है और ये भारतीय संस्कृति और मनोरंजन का एक प्रमुख अंग है। तकनीकी प्रगति के साथ हिंदी सिनेमा ने भी खुद को नए तकनीकी उपकरणों और विधियों के साथ सुसज्जित किया है। हालांकि तकनीकों के उद्योगों के कई भावनाओं और चुनौतियां भी हैं। आइए इन पर विस्तार से विचार करें। यानी हम कह सकते हैं जो तकनीकी विकास हुआ है उसके साथ में जो भारतीय सिनेमा है उसने भी अपना विकास किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी तकनीकों में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब हम उनको देखेंगे, ठीक है? संभावनाएं पहले देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं डिजिटल सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग। डिजिटल कैमरों और एडिटिंग सॉफ्टवेयर के आगमन ने फिल्म निर्माण को आसान और अधिक सटीक बना दिया है। डिजिटल कैमरों से शूट करने से न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें भी मिलती हैं। यानी जो हमारी डिजिटल चीज़ें आई हैं और जो कैमरे आए हैं, एडिटिंग आई है, उसकी वजह से जो हमारी फिल्म की निर्माण की जो टाइम होता है उसमें कमी हुई है। यानी अब हम जल्दी फिल्म बना लेते हैं और उसकी जो गुणवत्ता होती है वो भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि पहले सिर्फ एक कैमरा होता था जो रील वाला होता था। अब अलग अलग टाइप के कैमरे होते हैं, मेगापिक्सल और इतने टाइप के कैमरे होते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें देखना कि कितने टाइप के कैमरे होते हैं फिल्म को शूट करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया है, तो आप उसे ज़रूर देखना, ओके? नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। फिल्म बाहुबली श्रृंखला में डिजिटल तकनीक का बेहतरीन उपयोग किया गया है। इसने फिल्म को भव्यता और वास्तविकता के करीब लाने में मदद की है और इसका एक बेहतरीन उदाहरण आप बाहुबली में देख सकते हैं, क्योंकि बाहुबली जो फिल्म है उसमें तकनीकी का जो बहुत सुंदरता से प्रयोग किया है तकनीक का, जिसकी वजह से ये वास्तविकता और भव्यता यानी जो रियल नहीं है उसके बीच संबंध स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं VFX और CGI तकनीकों का उपयोग
दृश्य प्रभाव को अधिक आकर्षित और प्रभावशाली बनाने में किया जाता है। यानी VFX और जो CGI है उसका प्रयोग जो किया जाता है वो दृश्य को अधिक प्रभावी और अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। यह तकनीक उन दृश्य को संभव बनाती है जिन्हें वास्तविकता में फिल्माना कठिन या असंभव है। यानी ये जो चीज़ें हैं VFX है और CGI है, ये ऐसे चीज़ों को दर्शाती है, ऐसी वस्तुओं को पैदा करती है या ऐसे दृश्य बनाती है जो कि वास्तविकता में होने असंभव है। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें जो पर्वत दिखाया गया है वो रियलिटी में नहीं है। पर्वत इतना बड़ा पर्वत नहीं है, लेकिन वो कितना सुंदर है और कितना बड़ा पर्वत दिखाया गया है। तो ऐसी चीज़ों को दिखाना जो वास्तविकता में नहीं है कंप्यूटर के जरिए, तो यही VFX और CGI का कार्य होता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं रोबोट और 2.0 में VFX और CGI का अद्भुत उपयोग किया गया है जिससे दर्शकों को एक नया और रोमांचक अनुभव प्राप्त हुआ है। यानी रोबोट में देख सकते हैं और 2.0 में भी हम इसे देख सकते हैं किस तरह से VFX का यूज़ किया गया है। रोबोट आपस में जुड़ जाते हैं, रोबोट एक स्नैक बन जाते हैं, एक पंछी बन जाते हैं। आपने देखा होगा अक्षय कुमार जो है वो पंछी बन जाता है रोबोट के ज़रिए, और आत्मा वगैरह इस टाइप से भी थोड़ा सा दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें किसकी सहायता से, VFX की सहायता से ही दिखाई गई हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं ध्वनि प्रौद्योगिकी की उन्नत ध्वनि प्रौद्योगिकी ने फिल्मों के ध्वनि प्रवाह को बेहतर बनाया है। डॉल्बी एटमॉस जैसी तकनीकों ने सिनेमा हॉल में दर्शकों को एक इमर्सिव ऑडियो अनुभव प्रदान किया है। यानी इसने भी जो फिल्म है उनको अधिक प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं फिल्म संजू में ध्वनि प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली उपयोग किया गया है जिसमें फिल्म की भावना और प्रभाव को बढ़ाया है। यानी फिल्म संजू में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों ने हिंदी सिनेमा को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी ये जो जितने भी आप प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं इन सभी ने वैश्विक स्तर पर हिंदी सिनेमा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यह प्लेटफॉर्म न केवल फिल्मों को बल्कि वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्मों को भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। यानी इन प्लेटफॉर्म में हम सिर्फ फिल्मों को ही नहीं बल्कि वेब सीरीज और जो शॉर्ट फिल्में होती हैं उनको भी देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं सेक्रेड गेम्स और दिल्ली क्राइम जैसे वेब सीरीज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल की है और हिंदी सिनेमा को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। यानी आप कुछ और भी उदाहरण लिख सकते हैं अगर आपको आते हैं, अदरवाइज आप ये भी उदाहरण याद कर सकते हैं। अगर आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताना, ओके, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे चुनौतियाँ कि क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। पहली आप चुनौती लिख सकते हैं उच्च लागत। तकनीकी उन्नति के साथ ही फिल्मों की निर्माण लागत भी बढ़ गई है। VFX, CGI और उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उपयोग करने के लिए बड़े बजट की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम VFX या CGI का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें उच्च लागत की आवश्यकता है, उसमें फिल्में बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो इसी की वजह से जो तकनीकों में वृद्धि तो हुई है लेकिन उनकी जो लागत है उसमें भी वृद्धि हो गई है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र का बजट अत्यधिक उच्च था जो इसे हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। यानी आप उदाहरण के रूप में आप ब्रह्मास्त्र जो फिल्म थी उसको लिख सकते हैं जिसका बजट अभी तक की हिंदी फिल्मों में सबसे ज़्यादा था। आपने ये फिल्म देखी है या नहीं? मैंने तो देखी है और मुझे ये काफ़ी अच्छी भी लगी। आपको कैसी लगी आप भी बताना, ओके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं तकनीकी विशेषता की कमी। किस तरह से, चलिए देखते हैं। उन्नत तकनीकों का उपयोग करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। हिंदी सिनेमा में कई बार तकनीकी विशेषज्ञताओं की कमी हो जिससे गुणवत्ता पर असर पड़ता है। यानी अगर हम तकनीक का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे सारी नॉलेज हो कि हाँ वो चीज़ किस तरह से यूज़ की जाएगी और उस चीज़ का किस तरह से प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हिंदी सिनेमा में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि वो व्यक्ति यानी जो तकनीशियन होना चाहिए उसकी कमी देखी जाती है और जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ा जाती हैं, उनका सही से प्रयोग नहीं किया जाता और उनकी जो गुणवत्ता होती है वो भी सही से नहीं की जाती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें उदाहरण लिख सकते हैं कुछ फिल्म VFX का उपयोग करते समय गुणवत्ता में कमी के कारण आलोचना का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि रावण। यानी कुछ फिल्मों में हम कह सकते हैं वो VFX का तो यूज़ करते हैं लेकिन आलोचना का भी शिकार हो जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं रावण जो मूवी थे उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना देखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें जो चुनौती है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चुनौती आप लिख सकते हैं पारंपरिक दर्शकों की प्रतिक्रिया। तकनीकी उन्नति के साथ बने नए
प्रयोग हमेशा पारंपरिक दर्शकों को पसंद नहीं आते। कभी कभी दर्शक नई तकनीक और इसके प्रयोग को स्वीकार नहीं कर पाते। यानी ऐसा नहीं है कि आप नई नई तकनीकों का यूज़ करें तो हमेशा ही वो सफल होंगे, नहीं, कभी कभी वो जो दर्शक होते हैं उन्हें वो चीज़ें पसंद भी नहीं आती। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, फिल्म लव स्टोरी 2050 ने भविष्य की तकनीक और विज्ञानवादी तत्वों का उपयोग किया, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को प्रभावित करने में असफल रही। लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकनीक का यूज़ किया गया। लव स्टोरी 2050 बनाई गई, जो कि अभी आया भी नहीं है 2050, फिर भी बनाई गई, लेकिन दर्शकों को ये प्रभावित नहीं कर पाई। दर्शक इसे पसंद नहीं करते अभी भी। ठीक है, तो कभी कभी ये भी चुनौती हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें चुनौती लिख सकते हैं, तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता। भारत में उन्नत तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता हमेशा सुलभ नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं हमेशा हमारे पास सारी तकनीकें नहीं होती हैं। यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकों और उपकरण फिल्म निर्माणों को आसान और प्रभावशाली बनाती हैं। और ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर हमारे पास तकनीक होगी ही नहीं, क्या हम वो चीज़ बना पाएंगे? नहीं। अगर मेरे पास ये तकनीक ना होती, या फिर मैं कहूँ मेरे पास ये सुविधा ना होती, फ़ोन की सुविधा ना होती, रिकॉर्ड करने की या वाईफाई की सुविधा ना होती, क्या मैं आपको पढ़ा पाती? अगर आपके पास ये सुविधा ना होती कि आपके पास इंटरनेट हो, फ़ोन हो, क्या आप पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। इसी तरीके से मूवी है, अगर सुविधा ना हो क्या वो बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। उसमें जो हमें चाहिए उसकी सुविधा होना ज़रूरी है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, कई छोटे बजट की फिल्में उन्नत उपकरणों और तकनीकों के अभाव में गुणवत्तापूर्ण फिल्म निर्माण नहीं कर पाती। यानी देखिए, आप जो छोटी फिल्में होती हैं उनकी किसी फिल्म की बहुत अच्छी स्टोरी होती है, हिट वाली स्टोरी होती है, बट उनके पास अच्छे उपकरण नहीं होते, तकनीक नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने जो फिल्म का निर्माण है वो सही तरीके से नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष। आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, हिंदी सिनेमा में तकनीकी उन्नति ने फिल्म की गुणवत्ता और दर्शकों के अनुभव को नए आयाम दिए हैं। डिजिटल सिनेमैटोग्राफी, वीएफएक्स, सीजीआई और ध्वनि प्रौद्योगिकी ने फिल्मों को अधिक आकर्षित और वास्तविक बनाया है। यानी जो अब नई नई फिल्में आ रही हैं उनमें हम वीएफएक्स, सीजीआई इन और ध्वनि जो प्रौद्योगिकी है इनका प्रयोग हम देख सकते हैं, जो कि फिल्मों को अधिक आकर्षित बनाने का कार्य करती हैं। साथ ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने हिंदी सिनेमा को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद की है। यानी जो हमारे और अन्य प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि हमारे एमएक्स प्लेयर और बहुत सारे डिज्नी वगैरह हो गए, ये जो हैं ये वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में हिंदी सिनेमा को मदद कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि उच्च लागत, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, पारंपरिक दर्शकों की प्रतिक्रिया और तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता जैसी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चुनौतियां नहीं आती। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो हमारे सामने आती हैं। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हिंदी सिनेमा को निरंतर प्रगति करनी होगी, ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए रख सके। और इन सारी चुनौतियों को सामने रखकर भी हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी प्रगति को चलते रहना है। यानी हिंदी सिनेमा को अपनी प्रगति को लेकर चलना है, ताकि जो वैश्विक स्तर की जो हमारी छवि है वो बनी रह सके और हम वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ सकें। देखिए, ये तो हो गई फिल्मों की बात। अगर हम अपनी लाइफ की भी बात करें, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हो और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली होती है, हमारा वर्क होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग चुनौतियों का भी सामना करते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चुनौतियों से हार जाते हैं और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते। तो फिल्में या फिर हिंदी सिनेमा जो है, हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही है कि हम हिंदी सिनेमा या फिर फिल्मों के बारे में जान पाएँ, नहीं, किस तरह से वो लोग आगे बढ़े हैं और किस तरह से उन्होंने चुनौतियों का सामना किया है, फिर भी आगे बढ़े हैं। इसी तरीके से हमें भी अपने भविष्य में आगे बढ़ना है और जितनी भी चुनौतियाँ हैं उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है चुनौतियाँ आ रही हैं तो हम बैठ जाएँ, नहीं, हमें आगे बढ़ना है। और यही चीज़ आपको सिखाई भी जा रही है, ताकि आप मोटिवेट रहें और अपने भविष्य में कुछ कर पाएँ। क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, अब आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, और हो सकता है आप भविष्य में कुछ बड़ा करो, हो सकता है आपका जीवन ही भविष्य में कुछ बड़ा करने के लिए बना हो। इसीलिए आपको हमेशा जो चुनौतियां हैं उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो तो आपने कर ही दिया होगा अभी तक, अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ओके, एंड ब्लॉगर को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने हमारा
ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्दी से उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है विद आंसर आप इस ऐप में जाकर देख सकते हैं। सारे जो नोट्स हैं आप उन्हें देख सकते हैं और आप इन्हें बाय भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और इसके बाद में जो मेरी मोर वीडियोस और जो सब्जेक्ट की वीडियोस होने वाली हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड भी आएंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।